हेलो एवरीवन, तेज सिविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे डे 31 क्यूबिट चैलेंज का। ये डे 31 है जिसमें हम इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी के दो टॉपिक हैं, रिवर्स एंड लेक्स, और एक टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी का मेजर क्रॉप्स। तो इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, एक साइड हमें रिवर्स दी हुई है और दूसरी तरफ कंट्री का नाम दिया हुआ है और हमें सही मैच बताना है। तो सबसे पहली जो रिवर है वो है हुआंगहो रिवर। हुआंगहो रिवर कहाँ पर है? चाइना में। तो ए को हमें मैच करवाना है 1 से। तो ये वाला ऑप्शन भी है, 2 भी है, बाकी दो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो जाते हैं। दूसरा है लीना रिवर, ये है रशिया में। लीना रिवर कहाँ है? रशिया में। बी को मैच करवाना है 3 से, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है। नेक्स्ट है मूरे डार्लिंग रिवर, ये है ऑस्ट्रेलिया में। और रियो ग्रांडे रिवर है, ये है कनाडा में। इसके अलावा हमें कुछ मेजर रिवर्स हैं जिनके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, जैसे अमेजन रिवर। अमेजन रिवर है, ये साउथ अमेरिका में है और सबसे लार्जेस्ट रिवर है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर। ऐसे ही नाइल रिवर या नील नदी इसको हम बोलते हैं, ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है। वर्ड्स पे ध्यान देना है, अमेजन लार्जेस्ट है यानी सबसे बड़ी है, और नील नदी है वो सबसे लंबी नदी है, और ये है अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ पर है ये? अफ्रीका में। सेम ऐसे ही एक रिवर है मिसिसिपी। मिसिसिपी रिवर, ये कहाँ पर है? यूएसए में। कहाँ पर है? यूएसए में। ऐसे ही हमें इंपॉर्टेंट रिवर्स देखते रहना है। इंडिया की हम अलग से कर लेंगे जो कि इसमें नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेक्स के नेम दिए हुए हैं और कंट्री से मैच दिया हुआ है, और हमें बताना है कि विच इज नॉट मैच्ड, यानी कि इसमें इनकरेक्ट मैच हमें बताना है। तो जो लेक सुपीरियर है, सुपीरियर लेक कहाँ है? कनाडा एंड यूएसए। तो ये वाला ऑप्शन है हमारा सही है। दूसरा है अरल सी। अरल सी जो रिवर है ये कहाँ पर है? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। एक किसी स्टूडेंट ने बताया था कि इसको मैंने काजू से याद किया है, ऐसे। तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ग्रेट स्लेव लेक, ये कहाँ पर है? कनाडा में है, ये मैच भी सही है। नेक्स्ट बचा मिशिगन लेक। मिशिगन लेक इसने दिया है रशिया में, जबकि हमें पता है कि मिशिगन लेक है वो रशिया में नहीं बल्कि कहाँ पर है? यूएसए में है। तो ये वाला मैच है, ये इनकरेक्ट था। इसी तरह से हमें और मेजर रिवर्स भी अगर देखें, लेक सुपीरियर हमने देख लिया है। यूएसए में, यूएसए और कनाडा, इसकी बॉर्डर पे काफ़ी सारी लेक्स हैं, जैसे सुपीरियर है, मिशिगन है, ईरी, ओंटारियो और हुरोन। इसमें क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। कई बार इनका ईस्ट से वेस्ट और वेस्ट से ईस्ट सीक्वेंस पूछा जाता है, और कई बार इनको साइज के अकॉर्डिंग अरेंज करना पूछा जाता है। तो ये हम अभी कर लेते हैं क्योंकि आगे भी किसी क्वेश्चन में जरूर आ जाएगा ऐसा। तो देखो, एक हमें छोटी सी ट्रिक याद करनी है, सम हीरो। सम हीरो, हीरो में आर स्मॉल रख सकते हैं आप, बड़ा भी रखें, कैपिटल भी रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सम हीरो, ये सीक्वेंस है आपका वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे एस से बनेगा सुपीरियर, में से मिशिगन, एच से ह्यूरोन,
ई से ईरी, और आर से कुछ नहीं बनेगा, ओ से बनेगा ओंटारियो। ठीक है, ये सीक्वेंस है वेस्ट से ईस्ट। अब जब इसमें साइज का अगर पूछा जाता है तो सिर्फ हमें इन दो को इंटरचेंज करना है, यानी कि ह्यूरोन को पहले रखना है और मिशिगन को बाद में रखना है। तो ये हो जाएगा लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ, यानी सुपीरियर सबसे बड़ी है, फिर ह्यूरोन, फिर मिशिगन, फिर ईरी और फिर ओंटारियो। अब एक चीज आपको यहाँ ये भी याद रखनी है, एक तो है ईरी और एक है स्पेलिंग EYRE, आयर। तो ये ईरी है, ये USA और कनाडा के बॉर्डर पे है, और ये जो आयर रिवर है, सॉरी लेक है, ये है ऑस्ट्रेलिया में। ऐसे ही कुछ और इंपॉर्टेंट लेक्स जैसे लेक बैकाल जो कि रशिया में है। बैकाल कहाँ है? रशिया में। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये वर्ल्ड की सबसे डीपेस्ट यानी सबसे गहरी झील है। ऐसे ही अरल सागर है, मिशिगन है, विक्टोरिया लेक है। विक्टोरिया भी काफी इंपॉर्टेंट लेक है। अगर इसका कॉन्टिनेंट पूछें तो इसका आंसर होगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अगर कंट्री का नाम पूछें तो ये 3 कंट्रीज में फैली हुई है, तंजानिया, युगांडा एंड केनिया। आपको याद रखना है कि केनिया में के से बनेगा कम, केनिया में सबसे कम है, तंजानिया में 51%, युगांडा में 43%, ये बचा कितना है? केनिया में 6%। ठीक है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी। अगला क्वेश्चन है फाइंड आउट रॉन्ग मैच। इनमें से हमें गलत वाला मैच बताना है कि कौन सा मैच गलत है। कुरिल कामचटका ट्रेंच कहाँ पर दिया हुआ है? ये इंडियन ओशन। ये इंडियन ओशन में नहीं है, तो फिर कहाँ है? ये है नदर्न पैसिफिक ओशन में। कहाँ पर है ये? नदर्न पैसिफिक ओशन में। मैरियाना ट्रेंच विश्व की सबसे गहरी ट्रेंच है, कहाँ पर है? पैसिफिक ओशन में। पुर्टो रिको ट्रेंच कहाँ पर है? अटलांटिक ओशन में। और टोंगा ट्रेंच है पैसिफिक ओशन में। ठीक है, नेक्स्ट है, क्योंकि जो आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं इनमें जो आंसर है वो तो आपको करना ही है, जो आंसर नहीं है वो क्यों नहीं है ये भी देखना है साथ साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कनेक्टेड बाय स्वेज कैनाल? स्वेज कैनाल है, जैसे ये अगर यूरोप वाला एरिया मान लें और ये अफ्रीका वाला, ये यहाँ पर मेडिटेरियन सी है, इधर ये इंडियन ओशन, यहाँ पर एक छोटा सा सी है जिसका नाम है रेड सी, यहाँ पे एक एडन गल्फ भी है। तो ये इन दोनों को, रेड सी को और मेडिटेरियन सी को जोड़ती है स्वेज कैनाल। तो कई बार आपको हो सकता है ऑप्शन में रेड सी की जगह एडन की खाड़ी या एडन गल्फ दिया हुआ हो। तो यहाँ पर अब हम ऑप्शन देखते हैं मेडिटेरियन सी एंड रेड सी, तो यही आंसर हो जाएगा स्वेज कैनाल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी देखो ये कैनाल में और सारी कैनाल भी दी हुई हैं, इसमें जो आसान है वो मैं आपको याद करवा देती हूँ, जो इम्पोर्टेंट भी है। स्वेज कैनाल हमने देख लिया है, इसके बाद एक सू कैनाल है, एस से नाम स्टार्ट हो रहा है, तो हमें याद रखना है लेक सुपीरियर। किसको जोड़ती है ये? लेक सुपीरियर को जोड़ती है ह्यूरोन से, लेक सुपीरियर को ह्यूरोन से जोड़ती है। ऐसे ही ईरी कैनाल, ये ईरी को जोड़ती है मिशिगन से। ठीक है, मिशिगन से जोड़ती है। ऐसे ही एक कैनाल है पनामा कैनाल,
पनामा कैनाल। ये किसको जोड़ती है? ये जोड़ती है पैसिफिक ओशन को अटलांटिक ओशन से। अब कई बार इसमें अटलांटिक ऑप्शन ना देकर कैरेबियन सी भी दे देता है। क्या दे देता है? कैरेबियन सी। तो ये भी आंसर हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट है बर्किंघम कैनाल। ये आपने अभी न्यूज में पढ़ी होगी। इसका संबंध है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से। पुलिकट झील से भी लिंक बोल सकते हैं। ये भी न्यूज में थी, आपको देख लेना है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट कैनाल है कील नहर। ये जोड़ती है, ये मैंने आई थिंक जब PYQs करवाए थे तब आपको ट्रिक बताई भी होगी कि जब बचपन में हम स्कूल जाते थे तो वहां पर हमें छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करने को दिए जाते थे कि आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है। तो हमने ऐसे याद किया था कि एक कील है, उसको हम बाल्टी में डुबो देंगे और कई दिन तक उसको डूबा रहने देंगे, फिर हम निकाल के देखेंगे कि उसको जंग लगा है या नहीं लगा है। मेन पर्पज होता था हमारा उत्तर को फाइंड आउट करना। किसमें डाली है हमने कील? बाल्टी में। और क्या डाली है? कील। तो हम कील नहर को याद करेंगे तो ऐसे याद करेंगे कि ये किसको जोड़ती है? उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट कैनाल्स थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी ऑफ मरमरा इज लोकेटेड बिटवीन। ये कौन से सी के बीच में है? तो हम छोटा सा इसका सीक्वेंस देख लेते हैं कि कौन सा सी कहां पर है। यहाँ पर है एजोव सी, फिर इससे थोड़ा सा वेस्ट साउथ वेस्ट चलते हैं तो यहाँ पर है ब्लैक सी, फिर यहाँ पर है सी ऑफ मरमरा। इससे थोड़ा और वेस्ट में चलते हैं तो यहाँ पे एजियन सी है। एजियन सी से थोड़ा इधर चलेंगे तो यहाँ पर आयनियन सी है। आयनियन सी और एजियन सी के जस्ट ट्रायंगुलर डायरेक्शन बनाते हुए यहाँ पर क्रेटेसी है। फिर यहाँ इधर एड्रियाटिक सी है और यहाँ ट्रायनियन सी है और इसके और नॉर्थ में जाएंगे तो हमें दिखेगा लिगुरियन सी। ये आपको सीक्वेंस बार बार मैप देखने से याद हो जाएगी, रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। बार बार लोकेशन देखिए, चीज़ें याद हो जाएंगी। अजोव सी, ब्लैक सी, सी ऑफ मरमरा, एजियन सी, क्रेटेसी, आयनियन, ट्रेनियन, लिगुरियन और इधर ये एड्रियाटिक। अब हम देखते हैं कि सी ऑफ मरमरा किसके बीच में है। यहाँ से हमें पता चल रहा है एजियन और ब्लैक सी, ऐसा ऑप्शन हम देखेंगे। अजोव सी एंड एजियन सी नहीं, एजियन सी एंड ब्लैक सी, ये आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वेज कैनाल कनेक्ट्स। सिमिलर क्वेश्चन हम पहले देख चुके हैं। स्वेज कैनाल किसको जोड़ती है? मेडिटेरियन सी और रेड सी को। तो मेडिटेरियन सी एंड रेड सी, ऑप्शन 4 हो जाएगा। बाकी हमने देख ली है कैनाल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर एक इंपॉर्टेंट रिवर है इंडिया की जो कि वेस्ट में फ्लो करती है। इट राइजेस फ्रॉम द मैकाल रेंज नियर अमरकंटक इन महाराष्ट्र। देखो ये जो स्टेटमेंट है ये यहाँ तक करेक्ट है कि ये मैकाल रेंज नियर अमरकंटक ओरिजिन है इसका, लेकिन यहाँ पर महाराष्ट्र देने की वजह से ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था? MP। ये MP और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर है अमरकंटक। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। दूसरा हम देखते हैं नर्मदा इज द लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया।
ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। हम बाकी के भी देख लेंगे कि नर्मदा फ्लोज वेस्टवर्ड थ्रू द रिफ्ट वैली बिटवीन विंध्या ऑन द साउथ एंड सतपुड़ा रेंज ऑन द नॉर्थ। देखो यहाँ पर ये स्टेटमेंट सॉरी गलत होने की वजह क्या है कि यहाँ पर ये साउथ दिया हुआ है, ये नॉर्थ दिया हुआ है, ये इंटरचेंज कर दिया है। नॉर्थ में विंध्या है और साउथ में सतपुड़ा है, इस वजह से ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है अमरावती एंड पंजरा आर इट्स ट्रिब्यूटरीज। नहीं, इसकी ट्रिब्यूटरीज ये नहीं है, तो अमरावती किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये और पंजरा, ये हमको पता होना चाहिए कि ये दोनों ट्रिब्यूटरी इसकी नहीं है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एट्थ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा पेयर करेक्ट मैच नहीं है वो अपने को बताना है। तो पहला है रेड सी कनेक्ट्स द मेडिटेरियन सी एंड गल्फ ऑफ एडन। ठीक है, जैसा कि हमने पहले देखा था कि जो स्वेज कैनाल है वो मेडिटेरियन सी और रेड सी को कनेक्ट करती है। अगर हमें रेड सी ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो एडन गल्फ मिलेगा, और अगर एडन गल्फ भी नहीं मिलेगा तो हमें ऑप्शन में इंडियन ओशन मिलेगा। तो ये हम देख चुके हैं, तो ये तो करेक्ट मैच है। दूसरा है कैस्पियन सी, इट इज एन इनक्लोज्ड बॉडी ऑफ वाटर बिटवीन एशिया एंड यूरोप। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। अब देखो जो कैस्पियन सी है ये इनक्लोज बॉडी है, वाटर बॉडी है, कैस्पियन सी है ये। तो यहाँ पर कुछ कंट्रीज हैं जिनका बॉर्डर इससे लगता है और वो बहुत मुश्किल हो जाता है याद रख पाना। एक छोटा सा वर्ड आपको याद रखना है, उस वर्ड से हम याद कर लेंगे कि कैस्पियन सी से किसका बॉर्डर लगता है, किसका नहीं लगता है, यानी कि तटीय सीमा बनाते हैं। तो एक वर्ड याद रखना है रिकत। 5 कंट्रीज के नाम हमें याद हो जाएंगे रिकत। अब आपको देखना है कि जो कैश है, अगर आपके बैंक बैलेंस जो कैश आप निकाल लेते हैं तो क्या हो जाता है, रिकत हो जाता है, और हम ऐसे बोल सकते हैं कि जान निकल जाती है जब एकदम से अपना कैश रिकत हो जाए। तो यहाँ पे ये जान वाला वर्ड हमने क्यों किया है, क्योंकि हमें कंफ्यूजन हो जाएगा ए से कि ए से अजरबैजान है या फिर कुछ और है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे आर से बनेगा रशिया, आई से ईरान, के से कजाकिस्तान और ए से अजरबैजान और टी से बनेगा तुर्कमेनिस्तान। इन 5 कंट्रीज के जो 5 कंट्री हैं ये तटीय सीमा बनाती हैं किसके साथ, कैस्पियन सी के साथ। ये आपको याद रखना है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है ये। तीसरा ऑप्शन है तस्मान सी, इट इज पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन। तस्मान सी अटलांटिक ओशन का नहीं बल्कि पैसिफिक का पार्ट है। किसका पार्ट है, पैसिफिक का। तो यही आंसर हो जाएगा हमारा। फिर हम चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं, करासी, इट इज मार्जिनल सी ऑफ आर्कटिक ओशन। ये रशिया के नॉर्थ वाले पार्ट में है करासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें एग्रीकल्चर के नाम दिए हुए हैं, यानी टाइप दिए हुए हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन के, और एक साइड एरिया दिए हुए हैं कि कहाँ कौन सी खेती की जाती है। तो हम सबसे पहले देखते हैं रोका। तो यहाँ मैच करवाने हैं, रोका बोलते हैं ब्राजील में, तो ए का मैच हो जाएगा 4 से। 4 से मैच करवाएंगे तो ये दोनों ऑप्शन हमारे क्रॉस हो जाएंगे। फिर दूसरा है केंगिन। केंगिन को हम बाद में मिलाएंगे क्योंकि ये जो है ये बहुत आसान है, इसको याद करना भी और मैच करवाना भी। देखो चेन्ना है, अगर हम इंडिया का मैप बनाएं और यहाँ चिन्ना सा क्या होता है, श्रीलंका,
छोटा सा, इत्तू सा, चिन्ना सा, ये वर्ड हम यूज करते हैं डेली लैंग्वेज में, चिन्ना सा। तो ये जो चिन्ना सा है श्रीलंका। तो ऐसे ही जो चेन्ना टाइप है एग्रीकल्चर का, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का, जो स्थानांतरित कृषि जिसको बोलते हैं, तो ये कहाँ है? श्रीलंका में। तो डी को हम मैच करवाएंगे 1 से। डी को 1 से मैच करवाते ही हमारे सारे ऑप्शन कट हो जाते हैं और ए हमारा आंसर रह जाता है। उसके बाद भी हम ये भी देख लेंगे कि कैंगिन कहाँ है? फिलीपींस में है। लडांग कहाँ है? इंडोनेशिया एंड मलेशिया, क्योंकि कई बार मलेशिया भी ऑप्शन में होता है। बाकी हम कुछ और नाम भी देख लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट है, जैसे मिल्पा। मिल्पा कहाँ बोलते हैं? सेंट्रल अमेरिका और मैक्सिको वाले पार्ट में। देखो जहां नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका मिलते हैं वहां पर क्या आ जाएगा? मिल्पा। आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। एक है रे। रे कहाँ बोलते हैं? वियतनाम में बोलते हैं। कहाँ बोलते हैं रे? वियतनाम में। ऐसे ही आगे क्वेश्चन आते जाएंगे, हम साथ साथ याद भी करते चलेंगे। नेक्स्ट है टाइप ऑफ एग्रीकल्चर एंड एरिया। अब देखो कोनुको, कोनुको जो है वो टाइप होता है एग्रीकल्चर का वेनेजुएला में। ये सारे खेती के, कौन सी खेती के टाइप हैं जिसको हम इंडिया में झूम कृषि बोलते हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसको हिंदी में स्थानांतरित कृषि बोला जाता है। स्थानांतरित कृषि। इसमें क्या होता है? स्लैश एंड बर्न प्रोसेस होता है। स्लैश एंड बर्न, इसलिए इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। स्लैश एंड बर्न्स में क्या होता है कि जैसे कोई भी जंगली भाग है, यानी बहुत पेड़ पौधे हैं, उनको पहले काटा जाता है, फिर उसके बाद उनको जलाया जाता है। नॉर्मली जो मैनुअल चीजें होती हैं जैसे कस्सी है, कुल्हाड़ा है, हाशिया है, उनका प्रयोग करके ये खेती की जाती है। 2-3 साल तक ये एक ही जगह पे कृषि करते हैं, उसके बाद उस जगह को छोड़कर किसी दूसरे प्लॉट में सेम चीजें रिपीट करते हैं। तो ये जो स्थानांतरित कृषि है, इसीलिए इसका नाम स्थानांतरित है, क्योंकि ये जगह जगह, एक जगह जैसे यहाँ पे कृषि की, 2-3 साल बाद दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाएंगे, फिर तीसरी जगह, ऐसे साइकिल चलता रहता है। अब ये जो एग्रीकल्चर है इसको अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नाम है, ऐसे ही हमारी इंडिया में भी इसके बहुत सारे नाम हैं। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये कौन सी टाइप की एग्रीकल्चर है। दूसरा है लोगान। अच्छा, ये पहला है कोनुको, ये वेनेजुला, सही है ये, यानी ए ऑप्शन तो हमारा आंसर आएगा ही आएगा। तो इसमें है ए, इसमें भी है, ये दोनों ऑप्शन हमारे क्रॉस हो जाएंगे। ठीक है, फिर हमको देखना है बी, लोगान। लोगान कहाँ पर है? वेस्ट अफ्रीका, ये सही मैच है, तो बी भी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अभी भी हमारे पास 2 ऑप्शन रहते हैं, यानी इससे हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। फिर है टुंग्या। टुंग्या है, ये म्यांमार में बोलते हैं, तो ये भी सही स्टेटमेंट है। अब झूम है, ये इंडिया में बोला जाता है, साउथ वेस्टर्न इंडिया, यहाँ पर ये गलत दे दिया है, ये क्या आएगा? नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में इसको झूम बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है Which of the following event occurs due to excessive felling of trees? बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर हम वनों की कटाई करेंगे या पेड़ों को काटेंगे तो इनमें से क्या होगा, वो हमें बताना है, करेक्ट आंसर बताना है, यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सॉइल फर्टिलिटी एंड्स, कि भाई पेड़ काटने से सॉइल की फर्टिलिटी कम होगी क्या या समाप्त हो जाएगी? यस, हो जाएगी, क्योंकि अगर हम पेड़ों को काटेंगे तो सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी। तो 1 तो आएगा, एक ही ऑप्शन क्रॉस हुआ हमारा। दूसरा है द वेलोसिटी ऑफ द विंड्स डिक्रीजेस। देखो पेड़ों को काटेंगे, पेड़ क्या करते हैं, जैसे मान लो ये आपके पेड़ हैं, जब ऐसे हवा चलेगी तो ये अवरोध का काम करेंगे। किसका काम करेंगे?
अवरोध का, यानी स्पीड को कम करेंगे। अगर हम पेड़ों की कटाई कर रहे हैं तो क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, डिक्रीज, तो ये क्या होनी चाहिए, इंक्रीज आना चाहिए, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, रोंग है। हम 2 को हटा देंगे तो ये ऑप्शन भी चला जाता है और ये ऑप्शन भी चला जाता है, 1, 4, 5 हमारे ऑप्शन बच जाते हैं। फिर भी हम देख लेते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मॉइस्चर इंक्रीजेज, कि मॉइस्चर का कंजर्वेशन इंक्रीज होगा क्या, नहीं, कैसे होगा, डिक्रीज हो गए। तो फिर ड्राइनेस इंक्रीज होगी, यस, ड्राइनेस बढ़ जाएगी क्योंकि मॉइस्चर कम हो जाएगी। टेम्परेचर बिकम्स एक्सट्रीम, यस, तो ये हमारे स्टेटमेंट है, ये ट्रू है और ये आंसर हो जाएगा इसका 2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है, इसको हिंदी में जब हम नाम पढ़ते हैं तो बहुत आसान लगता है, ये निर्वाह कृषि, यानी जीवन निर्वाहन, जीवन यापन के लिए जो कृषि की जाती है। सीधी सी बात है, जीवन यापन की जब कृषि की जाएगी तो उसमें एक तो फैमिली के लोग ही इंक्लूड होंगे और वो इतना ही प्रोडक्शन कर पाएंगे, यानी उत्पादन इतना ही कर पाएंगे कि वो अपनी कम ज़्यादा से ज़्यादा लोकल मार्केट में बेच सकते हैं अपनी फैमिली के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, लोकल मार्केट तक उनकी पहुंच होती है। ये मैनुअल वर्क इसमें बहुत ज़्यादा होता है, फैमिली के ही लोग शामिल होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा लेबर नहीं होती इसमें, और ये मैकेनाइज्ड भी नहीं होता है। मैकेनाइजेशन कहाँ होता है, कमर्शियल फार्मिंग में होता है। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज मेनली फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग क्रॉप्स इन द इंटरनेशनल मार्केट। नहीं, इंटरनेशनल मार्केट में बेचने के लिए जिस तरह की कृषि करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कमर्शियल एग्रीकल्चर। क्या बोलेंगे, कमर्शियल एग्रीकल्चर। तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा है, मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर वर्क इन सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज डन मैनुअली ऑफन बाय द एंटायर फैमिली, क्योंकि जब मैकेनाइज्ड होगा तब तो वर्क नहीं करना पड़ेगा, इंटेंसिव होती है, उसमें बहुत ज़्यादा लेबर फोर्स होता है। तो ये स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा ओनली 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के बारे में हमने बताना है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था कि इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर बोलते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। दूसरा है, इट रिलाइज ऑन द मॉडर्न फार्मिंग इक्विपमेंट एंड टूल्स टू कल्टिवेट लैंड। अभी डिस्कस किया था कि नॉर्मली जैसे कुल्हाड़ी, कस्सी जिसको हम बोलते हैं, हाशिया, ये इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो गांव में देखा होगा आपने, अगर गांव में कभी गए हैं या रहते हैं, कि वहाँ पर मैनुअल जो वर्क किया जाता है कुल्हाड़ी से, कस्सी से, फावड़े से, इनका प्रयोग करते हैं। तो ये मैकेनाइज नहीं है बिल्कुल भी। और यहाँ पर बात कर रहा है मॉडर्न फार्मिंग इक्विपमेंट्स की, क्योंकि ये 2-3 साल एक जगह पे कृषि करते हैं, मैनुअली करते हैं और फिर उस जगह को छोड़ देते हैं। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसका आंसर हो जाएगा ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नोन एज मिल्पा इन मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका। अभी हमने देखा था कि जहाँ पे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जहाँ मिलते हैं, वो बीच वाला जो एरिया है सेंट्रल अमेरिका या मैक्सिको के पास वाला, वहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, मिल्पा। दूसरा है, प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन ब्राजील। ब्राजील में क्या बोलेंगे, ब्राजील में बोलते हैं रोका। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। फिर जो मिल्पा है और इसको मासूल बोलते हैं, मासूल कहाँ बोलेंगे, ये बोलते हैं सेंट्रल अफ्रीका में।
मासूल कहाँ बोलेंगे? सेंट्रल अफ्रीका में। रे कहाँ बोलते हैं? वियतनाम में। चेना कहाँ बोलते हैं? श्रीलंका में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है with reference to shifting cultivation in India, consider the following statements. Pamadabi is the name used for shifting cultivation in the Western Ghats region of the India. अब देखो ये पामाडाबी है, ये बोला जाता है ओडिशा में। कहाँ बोला जाता है? ओडिशा में। ओडिशा कहाँ है? ईस्टर्न घाट में। कहाँ है? ईस्टर्न घाट में। तो ये यहाँ से गलत हो गया क्योंकि इसमें वेस्टर्न घाट दिया हुआ है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? रॉन्ग। दूसरी है झूमिंग इज ए टाइप ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। हाँ, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये कहाँ बोला जाता है? नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मल्टीपल फार्मिंग। देखो दो चीजें होती हैं, एक मल्टीपल फार्मिंग और एक सिमिलर वर्ड होता है मल्टी लेयर फार्मिंग। तो ये जो मल्टीपल फार्मिंग होती है, इसमें एक्चुअली हम ये बोल सकते हैं कि क्रॉप्स की क्या होती है? मिक्सिंग होती है। मल्टीपल क्रॉप्स को उगाया जाता है। जैसे आपने, अगर आप गांव में रहे हैं, कभी गए हैं या रहते हैं, तो आपने देखा होगा कि जैसे ऐसे गेहूं उगा रखे हैं, फिर चने आएंगे, फिर गेहूं है, फिर चने हैं। या फिर आपने देखा होगा कि चने उगा रखे हैं, फिर एक लेयर जो है वो सरसों की आएगी, फिर चने आ रहे हैं, फिर सरसों आ रहे हैं। इससे क्या है कि जो फसलें होती हैं, क्रॉप्स जो होती हैं, वो एक तो डिजीज से इजीली लड़ पाती हैं, यानी कि डिजीज कंट्रोल रहता है। दूसरा, अगर इससे एक लॉस जो है वो बियर किया जा सकता है कि 2 या 3 क्रॉप्स एक साथ उगा रखी हैं, अगर कोई क्रॉप नष्ट हो जाती है किसी भी वजह से, या जो ज़्यादा पाला नहीं सह पाती है, या ज़्यादा सूखा नहीं सह पाती, या और कोई वजह हो, तो कम से कम बाकी जो फसलें हैं उनसे अर्निंग हो सकती है। तो यहाँ पे मल्टीपल फार्मिंग इन्वॉल्व्स ग्रोइंग मोर देन 1 क्रॉप इन द सेम फील्ड। ये वर्ड पे ध्यान देना है, सेम फील्ड वेयर क्रॉप्स हैव डिफरेंट मैच्योरिटी पीरियड टू अवॉइड कंपटीशन। ये एक तो डिजीज से तो लड़ती ही है, साथ में इनमें क्या होता है कि कंपटीशन कम होता है। एक क्रॉप है, जैसे उसका कटाई का सीजन 15 दिन पहले है, एक का 20 दिन बाद है या 15 दिन बाद है, तो इससे कंपटीशन है वो कम हो जाएगा। तो जो न्यूट्रिएंट्स की मारामारी है वो नहीं होती। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है, करेक्ट है। दूसरा है दिस फार्मिंग सिस्टम रिक्वायर्स हाई इरिगेशन एंड रेनफॉल एंड इज इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग लॉस फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीज। देखो इरिगेशन की रिक्वायरमेंट इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि मोर देन 1 क्रॉप होती है। क्या होती है? मोर देन 1 क्रॉप होती है, इरिगेशन ज़्यादा चाहिए होता है कंपैरेटिवली। ठीक है, और पेस्ट कंट्रोल इसकी हमने बात कर ली है, पेस्ट और डिजीज से ये इजीली लड़ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय। जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस होती है उसमें लेबर बहुत ज़्यादा हाई होती है, यानी कि ये कहाँ की जाएगी? जो मोस्ट पॉपुलेटेड एरियाज होते हैं। कहाँ की जाती है ये? मोस्ट पॉपुलेटेड एरियाज में की जाती है, बहुत ज़्यादा लेबर लगती है और मोस्टली ये कमर्शियल नहीं होती है क्योंकि ये जीवन निर्वाह के लिए ही की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अच्छा इसमें ऑप्शन हमने देखा नहीं, लार्ज मैकेनाइज्ड फार्म नहीं, ये कहाँ होता है? कमर्शियल एग्रीकल्चर में। हाई लेबर इंटेंसिटी एंड यूज ऑफ बायोकेमिकल्स, ये इसका करेक्ट आंसर है। ग्रोइंग क्रॉप्स प्राइमरीली फॉर एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट के लिए नहीं किया जाता है, किसके लिए? मेनली
फूड के लिए की जाती है। मिनिमल यूज ऑफ इरिगेशन, ऐसा भी नहीं है। अब बहुत सारी, जैसे मान लो राइस है, राइस हम एक्सपोर्ट के लिए नहीं उगाते, ज़्यादातर फूड के लिए उगाते हैं, बट इसमें इरिगेशन काफ़ी चाहिए होता है। सेम व्हीट, व्हीट में भी या तो इरिगेशन अच्छी हो या फिर वहाँ रेनफॉल अच्छा हो। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट राइस। राइस रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, हाँ हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। हाई ह्यूमिडिटी, यस। हैवी रेनफॉल, यस। तो ये स्टेटमेंट सही है। देखो राइस का आपको ये भी देखना होगा कि ये कौन सी क्रॉप है। 3 टाइप की क्रॉप हम मेनली देखते हैं, रबी, खरीफ एंड जैद क्रॉप्स। ये तो कौन सी होती हैं, जो फ्रूट्स वगैरह हम उगाते हैं या वेजिटेबल्स होती हैं, जैसे खीरा है, टमाटर है, ये जैद क्रॉप्स में आते हैं। ये खरीफ और रबी के बीच का सीजन होता है, छोटा सा टाइम पीरियड इसका रहता है 1-2 महीने का, तो तब उगाते हैं। रबी जो क्रॉप्स है, खरीफ जो है, आपने देखा होगा 2 आपको वर्ड याद रखने हैं, ये इसको हिंदी में लिख लेते हैं रबी और ये खरीफ। ये 2 लेटर का नाम है, ये 3 लेटर का नाम है। 2 वर्ड हमें याद रखना है, एक तो गेहूं और एक बाजरा। गेहूं में 2 लेटर आ रहे हैं, मैच हो जाएगा। खरीफ बाजरा में 3 लेटर आ रहा है। इसके साथ ही क्या करना है, अब गेहूं के साथ वाली क्रॉप्स याद कर लेनी है। गेहूं के साथ हम और क्या उगाते हैं, सरसों। दूसरा जो उगाते हैं, चना उगाते हैं, मेथी उगाते हैं, ठीक है, ये हो गए। बाजरा के साथ कपास उगाते हैं, ग्वार, चावल, ठीक है, तिल, मूंग, मोठ, ये क्रॉप्स हैं, खरीफ की क्रॉप्स हैं। तो आप इस तरह से इनको याद रख सकते हैं, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है, इट ग्रोज बेस्ट इन एलुवियल क्ले सॉइल विच रिटेन्स वाटर। एलुवियल क्ले सॉइल, जो क्ले सॉइल होती है, एलुवियल भी होती है, एलु जो नदियां हैं वो बहाकर लाती हैं और ज़्यादा बारीक हो जाती है तो वो क्ले कहलाती है। तो ऐसी मिट्टी जिसको नदियां बहाकर लाई है और वो बारीक है, ऐसी मिट्टी इसके लिए सूटेबल रहती है। और ये बोल रहे हैं कि रिटेन वाटर्स, जो वाटर को रिटेन कर सके। अब रिटेन कर सके क्योंकि चावल को वैसे ही पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, तो रिटेन कर सके ऐसी ही मिट्टी चाहिए। तो ऑप्शन स्टेटमेंट 2 भी क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट है, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो है चाइना। वर्ल्ड में राइस का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर चाइना है और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इंडिया है, ठीक है। और प्रोडक्शन में इंडिया 2nd नंबर पे है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, यानी कि ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट व्हीट। अब की बार हमने किससे रिलेटेड पूछा है, गेहूं से। व्हीट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन। हाँ, ये सही है कि मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं चाहिए, तो एकदम पाला पड़ेगा तो भी गेहूं की फसल खराब हो जाएगी। ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट इज एसेंशियल फॉर इट्स ग्रोथ। देखो आप देखेंगे कि जो गेहूं है, अक्टूबर नवंबर के मंथ में इसकी बिजाई की जाती है। कब की जाती है, अक्टूबर नवंबर। कैसी क्रॉप है ये, रबी की क्रॉप है। इसकी कटाई कब होगी, मार्च अप्रैल में होगी, और उस टाइम टेम्परेचर थोड़ा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपने कभी गेहूं की कटाई की हो तो आपको समझ आएगा कि गर्दन कितनी जलती है उस टाइम, तब आपको पता चलेगा कि ब्राइट सनशाइन है वो
हार्वेस्ट के लिए एसेंशियल है। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी सही है। 1 and 2। नेक्स्ट है द बेस्ट सॉइल फॉर द व्हीट कल्टीवेशन इज ब्लैक सॉइल। आपने पढ़ा होगा कि ब्लैक सॉइल है वो कॉटन कल्टीवेशन के लिए जानी जाती है। कॉटन कल्टीवेशन यानी कि कपास के लिए, कपास के लिए काली मिट्टी। इसका दूसरा नाम भी है काली मिट्टी का, रेगुर मिट्टी। दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी। तो ये स्टेटमेंट रोंग हो गया। तो 1 and 2 यानी 1 जो हमारा है ये ऑप्शन आंसर होगा। तो कैसी मिट्टी चाहिए? इसके लिए चाहिए लोमी मिट्टी। कैसे चाहिए? लोमी मिट्टी, वेल ड्रेन होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉटन। अभी हमने देखा कॉटन के लिए क्या चाहिए? काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल फॉर इट्स ग्रोथ। ये हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल नहीं, हैवी रेनफॉल की आवश्यकता नहीं है। हैवी किस में चाहिए होता है? राइस में। किस में चाहिए होता है? राइस में। यहां पर लाइट रेनफॉल से भी काम चल जाता है, लाइट रेनफॉल से भी काम हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल आर आइडियल फॉर द कॉटन कल्टीवेशन। ब्लैक सॉइल सही है। चाइना, यूएसए, ब्राजील लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन। ये सीक्वेंस सेम नहीं है लेकिन हाँ ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर में से हैं। तो 2 and 3 यानी ऑप्शन 2 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रुद्रप्रयाग इज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच रिवर्स। रुद्रप्रयाग बताना है। देखो यहां पर जब हम ये प्रयाग पढ़ेंगे तो प्रयाग में हम एक चीज देखेंगे कि अलकनंदा सब में सेम है। एक कंफ्यूजन तो ये दूर कर लेना है कि जब भी आपसे प्रयाग पूछेंगे तो उसमें अलकनंदा तो आएगा ही। अलकनंदा कब किस नदी से मिल रही है तो उसको कौन सा प्रयाग कहेंगे ये हमें देखना है। भागीरथी एंड अलकनंदा। अलकनंदा जब भागीरथी से मिलती है उस जगह को हम कहते हैं देवप्रयाग। क्या कहेंगे उसको? देवप्रयाग। भागीरथी से मिलेगी तो देवप्रयाग। दूसरा है मंदाकिनी। मंदाकिनी जब मिलेगी तो हम कहेंगे इस जगह को रुद्रप्रयाग। जहां मंदाकिनी मिलती है उस प्रयाग को क्या कहते हैं? रुद्रप्रयाग। जब नंदाकिनी मिलेगी तब इसको नंद प्रयाग कहेंगे या नंदा प्रयाग कहेंगे। धौली गंगा से जब मिलेगी तो इसको हम विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं। और जब अलकनंदा के साथ पिंडार नदी मिलती है तो इसको कर्ण प्रयाग बोलते हैं। एक बार मैं रिपीट कर देती हूं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। देवप्रयाग में अलकनंदा के साथ भागीरथी मिलेगी, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी मिलेगी, नंद प्रयाग में नंदाकिनी मिलेगी, विष्णु प्रयाग में धौली गंगा और कर्ण प्रयाग में पिंडार नदी। तो ये आपको याद कर लेने हैं प्रयाग, क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और अगर आपको याद है तो ये बहुत आसान क्वेश्चन हो जाता है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज इनकरेक्ट। अपने को गलत वाला बताना है। इन वर्ड्स पे बहुत ध्यान देना है। नोट करेक्ट, इनकरेक्ट, नोट मैच, इस टाइप से। हुसैन सागर लेक आंध्र प्रदेश में सही है, आंध्र प्रदेश में ही है ये। कोलेरू लेक ये भी आंध्र प्रदेश में है। वेम्बनद लेक ये कर्नाटका दिया हुआ है, ये कहाँ पर है? केरला में है। और पुलिकट लेक तमिलनाडु है। देखो पुलिकट लेक में काफ़ी कंफ्यूजन रहता है कि हम कब क्या इसका आंसर माने, क्योंकि पुलिकट लेक है वो 2 राज्यों में फैली हुई है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु।
अगर हम ज्योग्राफिकली देखें तो 84% पार्ट है वो आंध्र प्रदेश में है और बाकी का बचा हुआ 16% है वो तमिलनाडु में है। लेकिन अभी रिसेंटली जो हमारा एग्जाम हुआ था आरएस का, उसमें मैच करवाना दिया हुआ था लेक्स का, और वहां पर पुलिकट का तमिलनाडु से जो मैच था वो सही माना गया है, तो हम भी इसको सही मानेंगे। और यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है? 3, यानी ये वाला गलत मैच है, केरला में है। एक फैक्ट आप वेमनद का ये भी याद रख सकते हैं कि वेमनद जो झील है वो सबसे लंबी तटीय झील है, सबसे लंबी तटीय झील है। यहाँ पर नौकायन प्रतियोगिता भी होती है, और ये जो नौकायन प्रतियोगिता होती है यहाँ पे ये बैकवाटर्स है, और इस बैकवाटर्स को क्या बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में? वहां पर कयाल। क्या बोला जाता है? कयाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। इसमें वाटरफॉल दिए हुए हैं, हमें स्टेट से मैच करवाना है कि कौन सा वाटरफॉल किस नदी पर, सॉरी स्टेटस मैच करवाना है। जोग या गरसोपा कावेरी नदी, ये गलत दिया हुआ है। गरसोपा कहाँ है? श्रावती नदी पे। कहाँ पर है? श्रावती नदी पे। इंडिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है कावेरी। अब जब नाम दे दिया है तो हम देख लेते हैं कावेरी पे भी कोई इंपॉर्टेंट है क्या? शिव समुद्रम। कौन सा वाटरफॉल है कावेरी पे? शिव समुद्रम। दूसरा है धुआंधार श्रावती, ये भी गलत हो गया क्योंकि श्रावती पे कौन सा है? जोग। धुआंधार कहाँ है फिर? नर्मदा पर। कहाँ है? नर्मदा नदी पर। तीसरा है येन्ना स्वर्ण रेखा। येन्ना है, ये भी नर्मदा पर है। कहाँ है? नर्मदा पर। फिर स्वर्ण रेखा नदी पर कौन सा है? स्वर्ण रेखा पर है हुंड्रू वाटरफॉल। कौन सा है? हुंड्रू वाटरफॉल। पेकारा, पायकारा नीलगिरी रीजन, ये वाला सही है। एग्जैक्ट लोकेशन अगर हम देखें तो ये है तमिलनाडु में, तो ये वाला मैच यानी ओनली डी है वो सही है। अब देखो यहाँ पर हमने लास्ट डे 30 में भी देखा था इस तरह से ऑप्शन, यहाँ पे तो डी हुआ है, लेकिन ये ऑप्शन यहाँ दिया हुआ था ओनली डी, तब हमारा ये वाला आंसर हो जाता। तो आपको ध्यान देना है ऐसे ऑप्शंस पर। अगला क्वेश्चन है, वेयर डज गोदावरी रिवर ओरिजिनेट? ये तो आपको याद ही होगा, गोदावरी त्रियंबक प्लेटू से निकलती है। ठीक है, गोदावरी को क्या बोलते हैं? दक्षिण गंगा। एक है दक्षिण की गंगा, दोनों में डिफरेंस है, अलग अलग है। ये दक्षिण गंगा गोदावरी को बोला जाता है, दक्षिण की गंगा, की से आपको याद रखना है, कावेरी को बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 27, बारी दोआब इज फाउंड बिटवीन विच टू रिवर्स? देखो दो दोआब है जो इंपॉर्टेंट है, एक बारी दोआब और एक है बिस्त दोआब। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना आसान नहीं है, लेकिन अब हो जाएगा। दोनों में बी आ रहा है, इसका मतलब ब्यास तो दोनों में आएगा। कौन सी रिवर दोनों में आएगी? ब्यास। अब जिसमें आर है इसमें रावी, और जिसमें एस है इसमें सतलज। बहुत आसान हो गया है। तो बारी दोआब ब्यास और रावी, और बिस दोआब ब्यास एंड सतलज। तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा एक, रावी एंड ब्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जास्कर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ? जास्कर किसकी ट्रिब्यूटरी है? जास्कर है इंडस की ट्रिब्यूटरी। आपको सतलज की भी देख लेना है, यमुना, गंगा, इसकी भी ट्रिब्यूटरीज देख लेना है साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग ब्रह्मपुत्र रिवर?
ध्यान देना है, इनकरेक्ट पूछा है। क्या पूछा है? इनकरेक्ट। इट ऑरिजिनेट फ्रॉम चेमांग युंगडुंग ग्लेशियर, एकदम सही है, मानसरोवर लेक के पास में ही है ये, तो ये सही स्टेटमेंट है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड एंड इंडिया स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट माजुली इज लोकेटेड इन द असम। देखो ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड बनाती है। रिवर आइलैंड का नाम क्या है? माजुली। अभी कुछ टाइम पहले ही इसको डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है और ये इंडिया का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है जिस टाइम पर ये बना था उस टाइम तक। तो यह कहाँ पर है? ये आसाम में। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? सही है। धनसिरी, लोहित, दिबांग, सुबनसिरी, पिंडार, सोन आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इट। देखो कई बार क्या होता है, जब ऐसे स्टेटमेंट आते हैं हम एक दो नाम पढ़ के ऐसे सोच लेते हैं कि ये सही है। आपको क्या करना है? सारे नाम एक एक करके पढ़ने हैं। अब देखो धनसिरी, लोहित, दिबांग, सुबनसिरी, यहाँ तक तो सारे नाम सही दिए हैं, ये ब्रह्मपुत्रा की ही ट्रिब्यूटरीज है, लेकिन पिंडार दिया। अभी हमने देखा था कि पिंडार जब अलकनंदा के साथ मिलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कर्णप्रयाग बोलते हैं, तो ये इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं हो सकती। दूसरा सोन, सोन किसकी है? गंगा की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है? रोंग है। इट फ्लोज एज द यारलुंग सांगपो रिवर अक्रॉस द सदर्न तिब्बत। तिब्बत में इसको क्या बोलते हैं? यारलंग बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है, तो आपका ऑप्शन 3 आंसर हो जाएगा क्योंकि इसने इनकरेक्ट पूछा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। लेक्स दी हुई है, कंट्री दी हुई है। सबसे पहले है विक्टोरिया, हम ऑलरेडी देख चुके हैं लेक विक्टोरिया के बारे में। 3 कंट्रीज, तंजानिया, युगांडा और केन्या। केन्या सबसे कम यानी ये 6% है, तंजानिया 51% और युगांडा 43%। अब हम देखते हैं कि मैच हो पाते हैं क्या हमसे। विक्टोरिया को हम मैच करवाएंगे युगांडा एंड तंजानिया से। ए का 4 ये ऑप्शन चला जाता है, ये भी चला जाता है, 2 ऑप्शन हमारे पास बचे हैं। फिर हम देखेंगे कि बी है वो 3 से मैच हो जाएगा सीधा ही, अगर हमें नहीं भी पता है तो ऑटो मैच हो जाएगा लडोगा रशिया में। सुपीरियर हमने पढ़ी है, सुपीरियर कहाँ है? या तो यूएस से ऑप्शन मिलेगा हमें या फिर कनाडा, तो ये 1 से मैच हो जाएगा, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्रॉस हो जाएगा C1। देन 2 लेक्स हमने देखे थी, ईरी एंड आयर। ईरी कहाँ है? यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे, और आयर कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो आयर को ऑस्ट्रेलिया से मिला देंगे, और चाड है ये कहाँ पर है? नाइजीरिया में। अगला क्वेश्चन है, मैंने आपको याद करवाया था सीक्वेंस वेस्ट टू ईस्ट का। सम हीरो यानी कि सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, ईरी और ओंटारियो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, ये सबसे वेस्ट में है, फिर ये सबसे ईस्ट में है। अब क्या करना है, इनका साइज के अकॉर्डिंग इनको लगाना है। साइज के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो सिर्फ इन 2 को इंटरचेंज करेंगे, बाकी ऐसे के ऐसे रहने देंगे। तो यहाँ पहले ह्यूरोन आ जाएगी और फिर मिशिगन आ जाएगी। ऐसा ऑप्शन देखो, सबसे पहले सुपीरियर, सबसे बड़ी है सुपीरियर, तो ये 2 ऑप्शन तो वैसे ही क्रॉस हो गए। फिर उसके बाद कौन सी आएगी? ह्यूरोन, तो ऑप्शन 3 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 32। ट्रिब्यूटरीज दी हुई है और रिवर्स दी हुई है, मैच करवाना है। स्योनाथ, वेनगंगा, भीमा एंड काबिनी। भीमा सबसे आसान ऑप्शन है, भीमा किसकी है? कृष्णा की। सी का 1, तो यहाँ पे सी का 2 है, सी का 4 है, सी का 3 है।
सारे ऑप्शन कट हो गए हैं, एक मैच करते ही सारे ऑप्शन हट गए हैं, हमारा आंसर है 4। फिर भी हम बाकी देख लेते हैं। जो सोनाथ है ये किसकी है, महानदी की ट्रिब्यूटरी है। ऐसे ही वेनगंगा, पेनगंगा, प्राणहिता ये किसकी है, गोदावरी की है। काबिनी है ये कावेरी की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पुलिकट झील, ये हम पहले भी कर चुके हैं। पुलिकट कहाँ है, आंध्र प्रदेश। अभी हम इस पे डिस्कस भी किए थे कि जब आपको दोनों ऑप्शन मिलते हैं तो हमें क्या करना है, आंध्र प्रदेश, क्योंकि ज्योग्राफिकली 84% ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। लेकिन क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, मैच करवाना दिया हुआ है और वहाँ पे और कोई मैच इनकरेक्ट या करेक्ट नहीं है, तो फिर हम नियर बाई ऑप्शन चूज करेंगे। तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि इसको सही मानना है या नहीं मानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज लोकेटेड इन आसाम, तो आसाम में लोकेटेड है और रामसर कन्वेंशन के अंडर भी आती है, तो ऐसी कौन सी है, टीपोर बिल, ये आसाम में है, रामसर कन्वेंशन के अंडर भी है। अगला क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन भी है आज का, सांगेस्टर सोप also known as माधुरी लेक located in which Indian state, ये कहाँ पर है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। एक तो आप यहाँ इस नाम से पता लगा सकते हैं कि या तो ऐसी जगह लद्दाख में मिलेंगी या फिर अरुणाचल प्रदेश में मिलेंगी। सांगेस्टर सो या माधुरी लेक, माधुरी दीक्षित ने यहाँ पे मूवी शूट की थी, इस वजह से पॉपुलरली इसको माधुरी लेक भी बोला जाता है। और कहाँ पर है ये, अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये आज क्यूबिट ज्योग्राफी, इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो क्यूबिट चैलेंज है उसका सेकंड डे था। थर्ड डे जो है वो हम कल डिस्कस कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।